जी, कमला देवी से मिलना है। आओ। यहाँ बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। पानी लेगा बेटा? मुझे किसी से नहीं मिलना है। यहाँ कोई किसी से मिलने नहीं आता, इससे मिलने आता है। ये मिलना ही नहीं चाहती। संजय, अपने आप को संभालो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, जाओ। संजय, क्या हुआ? फिर से नहीं मिली? जी, मैं फिर से कब आ सकता हूँ? संडे को, 3 दिन बाद। माँ, आखिर वो मिलती क्यों नहीं है मुझसे? अब क्या बताऊं बेटा, होगी उसकी भी कुछ मजबूरी। तू तो कोई बेवफाई नहीं करता बेटा। देख, हर किसी के पास कुछ ना कुछ करने का या ना करने का कारण जरूर होता है। तू दिल छोटा मत कर। तूने खाना खाया है? अब देख बेटा, तूने खाना खाया नहीं तो भी फिर भी कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया। अब तू भला ऐसा क्यों करेगा? है इसका कोई जवाब तेरे पास? नहीं ना? तो फिर चल, अभी चल के खाना खा ले और फिर सोच उसने मना क्यों किया। थैंक यू। आखिर किया क्या है मैंने जो तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहती? हाँ, अगर तुमसे मिलने नहीं आओ तो फिर जाओ कहाँ? कितनी विचित्र बात है ना। तकलीफ की घड़ी में हर इंसान किसी अपने से मिलकर अपने दुख बांटना चाहता है, लेकिन कमला किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। आखिर उसकी बेरुखी की वजह क्या थी? और कौन था संजय जो उससे लगातार मिलने की कोशिश कर रहा था? आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों का? और कमला ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी सजा वो काट रही थी? इस मामले से जुड़े ये सारे सवाल अहम थे, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये था कि आखिर और क्यों कमला संजय से मिलना नहीं चाहती थी। किसके लिए मन्नत मांग रही है तू? जो आता है उसे तो मिलती तक नहीं हो तुम। उसके सिवा है कौन मेरा? तो क्यों दुख दे रही है उसे? क्या सच में तू उसे मिलना नहीं चाहती? मैं सचमुच उससे मिलना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। किशन जी, उसे और उसके बच्चे को बचा ले। मैं जानती हूँ कि इस वातावरण में एक नन्ही सी जान का जन्म शायद सही नहीं है, लेकिन इसमें उसका क्या कसूर है? क्या हुआ? कितनी प्यारी बच्ची है ना। कमला, कमला, ये देख, तेरा कन्हैया आया है। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं दीदी? अच्छा, ये सब ठीक है। ये बता, बच्चे का कुछ नाम सोचा है? क्या? संजय। संजय, संजू।
क्या कहा उन्होंने? तेरी अर्जी नामंजूर कर दी गई है ना, तो इसे यहाँ नहीं रख सकते। पर ये जाएगा कहाँ? इसका मेरे सिवा कोई नहीं है दीदी, आप तो जानती है ना। मुझे पता है कमला, मैंने भी यही कहा, लेकिन इसे इस जगह रखना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि इसे जुवेनाइल हाउस भेजेंगे। और तुम जब यहाँ से जाओगी तब उसे वहां से ले जा। नहीं कमला, नहीं जाने दूंगी मैं इसे, मैं नहीं जाने दूंगी इसे। मैं कैसे रहूंगी? मैं नहीं जाने दूंगी मेरे बच्चे को, मैं नहीं जाने दूंगी इसे, बस मैं नहीं जाने दूंगी इसे। दीदी कुछ करिए, दीदी मेरी मदद करिए, दीदी भगवान के लिए कुछ करिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे कमला, देख कमला, बच्चे को यहाँ रखना नामुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नजर इस पर पड़ गई है। मैं उसे अच्छे से अच्छे जुवेनाइल हाउस भेजूंगी। और देख, मैं ये वादा करती हूँ कि हर महीने तुझे मिलने यहाँ आएगा। कमला, मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ, तू चिंता मत कर। ना ही मैं इसे तुझे बुलाने दूंगी और ना ही कभी माँ की कमी महसूस होगी। क्या हुआ संजय, तू रो क्यों रहा है यार? यार वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? छोड़ना यार उसे। मिलना क्यों चाहता तू उससे? है कौन वो तेरी माँ, पर तू तो वो जुवेनाइल हाउस में रहता था ना? मैं जेल में पैदा हुआ। अम्मा कहती है 4 महीने का था जब मुझे वहां भेज दिया गया। इतना सा था जब मुझे शांति अम्मा के पास भेज दिया गया। इससे ज्यादा हैरानी की बात और क्या हो सकती है कि एक माँ अपने बेटे से मिलना नहीं चाहती। सोच और समझ की सारी हदों से परे थी यह हकीकत, और इसी हकीकत के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा है संजय। इतने सालों में संजय ने अपनी माँ कमला से मिलने की कई बार कोशिश की, पर सब नाकाम। एक बेटा जब अपनी माँ से दूर हो जाता है तो उसकी एक दीदार की चाहत में माँ अपनी आंखों को पत्थर बना लेती है, लेकिन यहां तो कमला ने अपने दिल को पत्थर बना लिया था। क्यों? कमला, एक बात सच सच बता दे, तू क्यों नहीं मिलना चाहती संजय से? क्या इस जेल की दीवारों ने तेरा दिल भी पत्थर कर दिया है? किसी माँ का दिल भी कभी पत्थर का होता है दीदी। मैं तो तिल मरती हूँ उसे बस एक बार देखने के। 19 साल का हो गया है मेरा संजय। उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है दीदी, और एक कातिल माँ का नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए, नहीं, उससे तो अच्छा लोग उसे यतीम और लावारिस समझे, बेहतर। अपने आप से इतना भी अलग मत कर कि वो खुद से बहुत दूर हो जाए। कहना है, सुनना है, सुन ले, मिल ले उससे। कहीं ऐसा इंसान न बन जाए जैसा ना तू उसे बनाना चाहती है और ना ही मैं उसे अगले हफ्ते भेज रही हूँ। मिल लेना उसे एक बार। ले, मैं मिली कमला से, वो रविवार के दिन तुझसे मिलेगी। सच? थैंक यू अम्मा। मैं जरूर उनसे मिलने जाऊंगा। संजू, लेकिन शायद ये तेरी आखिरी मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि दोबारा तुझसे मिलने की उसमें हिम्मत नहीं होगी।
इतना प्यार करती है तो फिर मुझसे दूर क्यों रहती है माँ? मैं समझता हूँ आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करती, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। आपने मुझे पैदा करके बहुत बड़ी भूल की है ना? तुम्हें पता है मैं यहाँ किस लिए हूँ? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तू इतना इंतजार क्यों करती है उसका? इतनी रात हो गई है, इतनी देर बाहर मत खड़ी रह। चल घर के अंदर जा। हितेश कहाँ है? तेरा पति मेरे घर जुए में सारे पैसे हार कर वहीं ढेर हो गया बेवड़ा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। गोविंद के निकलते ही मैं भी अपने घर से निकल पड़ी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं मां बनने वाली हूं। जेल में आने के बाद पता चला। इसलिए मैंने हमेशा तुझे अपने आप से दूर रखा। मेरे पाप को काले साए से तुझे हमेशा अलग रखा। चला जा, तू चला जा, तू चला जा, बस चला जा। माँ माँ संजय, सुनो संजय, कमला झूठ बोल रही है। ये बात सच है कि कमला यहाँ खून के इल्जाम में लाई गई, लेकिन ये बात सच नहीं है कि उसने गोविंद को मारा। वो तो अपने आप को तुमसे दूर रखने के लिए ये इल्जाम अपने आप पे ले रही है। उसको तो 20 साल पहले ही बेल मिल चुकी थी, लेकिन जमानत के 15,000 रुपए वो जुटा नहीं पाई, इसलिए वो आज तक यहाँ पे है। मुझे पता था मेरी माँ खूनी नहीं हो सकती। अब मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल कर ही जाऊंगा। अम्मा, मैंने तय कर लिया है, मैं माँ को वहां से बाहर निकाल कर रहूंगा। मुझे माँ का केस वापस खुलवाना है। बेटा, आज से जिसने 20 साल पहले ये केस लड़ा था, उस वकील के पास तुम जाओ। वो एक अच्छा इंसान है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। जी, मुझे एडवोकेट शर्मा जी से मिलना है। मैं हूँ एडवोकेट शर्मा। आप एडवोकेट कैलाश शर्मा? नहीं, वो मेरे पिताजी थे मतलब? 3 साल पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। कैन आई हेल्प यू? जी, आज से 20 साल पहले आपके पिताजी ने एक केस लड़ा था, कमला देवी का। उन पर गोविंद नाम के एक आदमी को मारने का इल्जाम था। मैं उस कमला देवी का बेटा हूँ सर। तो अब क्या चाहते हो? जी, मैं जेल में ही पैदा हुआ था और जब मैं 4 महीने का हुआ उसके बाद मुझे जुवेनाइल हाउस भेज दिया गया। मैंने अपनी सारी उम्र वही बिताई है सर। मैं बस अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, उन्हें उस जेल से बाहर निकालना चाहता हूँ। देखो, इस बात को 20 साल हो चुके हैं। प्लीज 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 सर, मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी माँ को जेल से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दूंगा, बट यस, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, कल आओ, कल बात करते हैं। तब तक मैं पिताजी की फाइल निकालता हूँ, केस स्टडी करता हूँ, ठीक है? जी, बाय, ऑल द बेस्ट।
आज से 20 साल पहले कमला जी के ऊपर यह इल्जाम था कि उन्होंने गोविंद नाम के एक आदमी का कत्ल किया है, लेकिन कोर्ट में यह बात साबित हो नहीं पाई थी और कोर्ट ने 15,000 की जमानत पर उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन कमला जी के पास 15,000 रुपए नहीं थे। तो सर अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें एक केस रीओपन करना है। उसके लिए मुझे एफआईआर की कॉपी चाहिए, वो तुम्हें पुलिस स्टेशन से मिलेगी। और ये कागजात मैंने रेडी करवा दिए। इसके बाद मुझे इन कागजात पर आपकी माता जी के सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम केस रीओपन नहीं कर सकते। देखो संजय, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जब ये केस रीओपन होगा तो हो सकता है कि तुम्हारी माता जी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो प्रूव हो जाएं, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है। और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी माता जी के जो इल्जाम है वो हम दूसरे। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बोलूंगा कि तुम कोई उम्मीद मत बांधो। उम्मीद? सर उम्मीद पर ही तो अब तक जिंदा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप बस पूरी कोशिश करें कि मेरी माँ जेल से बाहर आ जाए। तो ठीक है, जाओ कमला जी के सिग्नेचर लेकर आओ, मैं केस की तैयारी करता हूँ। लेकिन सर मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं है। संजय तुम परेशान मत हो, तुम्हें मुझे कोई पैसे नहीं देने। ये केस मेरे पिताजी का आखिरी केस था और इस केस को मैं अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। इसमें तो लिखा है गोविंद की हत्या गले पर चाकू के वार करने से हुई थी, लेकिन माँ ने मुझसे झूठ कहा। आप इसे ले जा सकते हैं, बस इसमें साइन कीजिए। एफआईआर की कॉपी जब संजय के हाथ लगी तो यह साफ हो गया कि कमला ने जो उसे कहानी सुनाई थी उसका सच से कोई ताल्लुक नहीं था। संजय को अब यकीन हो चला कि उसकी मां उससे झूठ बोल रही है। पर क्यों? जब उसका गुनाह साबित ही नहीं हुआ था तो कमला क्यों ऐसी कहानी गढ़ रही थी जिसमें उसका किरदार एक मुजरिम के तौर पर उभर रहा था? अब तुम यहाँ क्यों आए? आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा कि उस गोविंद के पेट में आपने 3 बार वार किया था, लेकिन एफआईआर में लिखा है कि उसकी मौत चाकू से गला काटने के कारण हुई थी। जब मैंने एक बार कहा है कि मैंने उसे मारा है तो फिर क्यों आए यहाँ? मैं अपनी पूरी जिंदगी इस काल कोठरी में गुजार चुकी हूँ। अब तू मुझे परेशान मत कर। लेकिन माँ मैं वकील साहब से मिलकर आया हूँ। हम फिर से केस ओपन करेंगे माँ। माँ तो इस काल कोठरी से बाहर आएगी, मेरे साथ रहेगी, बिना किसी इल्जाम के। अरे क्या चाहती है तू आखिर? क्यों उस बच्चे का दिल बार बार तोड़ रही है? अरे तू खुश नसीब है कि संजय जैसा बेटा तुझे मिला है। जिस कृष्णा को पूछते हुए तू थकती नहीं है ना, वही पैदा हुआ है तेरी कोख से। संजय और कृष्णा की कहानी एक सी है। वो भी एक काल कोठरी में पैदा हुआ था, उसे भी किसी और माँ ने पाला था, और उसने भी आखिर में कंस को मार के अपने माँ को काल कोठरी से रिहा किया था। बच्चे ने तो अपनी सारी जिंदगी बिन माँ की निकाली है। कुछ तो रहम कर अपने बेटे पर। अगर तू अपने जैसे ही पल पल मरते से नहीं देखना चाहती तो उस पेपर पे साइन कर। सर माँ संडे को पेपर साइन करेगी, पर उसके बाद हमें क्या करना होगा? देखो पेपर्स मैंने रेडी करवा लिए हैं, हमें केस रीओपन की एप्लीकेशन देनी है, फिर हमें इंतजार करना है कि हमें डेट कब मिलती है, और जब हमें डेट मिलेगी तब हमें सुनवाई करनी। और उसके बाद हमें केस दोबारा लड़ना है और बेल एप्लीकेशन दोबारा देनी है। और हाँ, एफआईआर में जिन जिन लोगों का नाम है उन लोगों से हमें पर्सनली मिलना है और पता करना है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। ठीक है सर, मैं उन सब से मिलता हूँ। माँ इन पेपर्स पर साइन करने। क्यों कर रहा है ये सब? मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है बेटा। क्योंकि मैं लावारिस नहीं हूं माँ, तो मैं लावारिस सी जिंदगी क्यों बिताऊं?
कमला ने केस रीओपन करवाने के पेपर्स पर साइन तो कर दिए थे, लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था। वो डर ये था कि कहीं 20 साल पहले जो हुआ था वो फिर से ना हो। उसे अपने उस बीते हुए अतीत में दोबारा जाने से डर लग रहा था, लेकिन संजय के आगे उसने हार मान ली। चाचा, ये आज से कुछ 20 साल पहले ये कमला नाम की औरत यहाँ रहती थी। बेटा, मैं इस बस्ती में नया हूँ। मेरी दुकान को सिर्फ 10 ही साल हुए हैं। वहाँ पीछे उस गली में एक किराने की बहुत पुरानी दुकान है, उनको शायद पता होगा। चाचा, जरा ये फोटो देखिए। आज से 20 साल पहले ये कमला देवी यहाँ रहती थी। आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? बेटा तुम कौन हो? जी, मैं उस कमला देवी का बेटा हूँ। बेटा उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ, उस बेचारी के साथ। पहली बार इस मोहल्ले में पुलिस आई थी तब। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। कमला देवी का घर यही है? जी हाँ, कमला यहीं रहती है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? उनके नाम पे अरेस्ट वारंट है। उन्होंने गोविंद नाम के आदमी का कत्ल किया है। कत्ल और खून? मैंने कुछ नहीं किया। उठाओ गाड़ी में। मैंने कुछ नहीं किया। सुनिए चाची, कमला, सुनिए, भैया बोली ना इनसे। मैं कमला। आप उस रात के बारे में या मेरे पिताजी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? माफ करना बेटा, पर तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं था। अरे सबर ना यार, आ गया घर तेरा। भाभी जी नमस्ते। इसने ना आज थोड़ा ज्यादा पी ली, तो मैंने सोचा इसे घर छोड़ दूं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, जाइए जाइए आप तो नाराज ही हो गई भाभी जी। अच्छा हितेश, फिर कल मिलते हैं। ए गोविंद, रुकना यार, खाना आगे जा। तेरी माँ की तो किस्मत ही फूटी थी। सारा दिन दूसरों की झूठन धोती थी। और तुम्हारी तनख्वाह आ गई इस बार? इससे क्या? क्योंकि छत सुधारनी है। इस बार अगर पैसे दोस्त से और दारू मिल रहा है ना, तो मैं कह देती हूँ मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। 50 दफा कहा है मैंने, छत सुधारनी है, छत सुधारनी है। बारिश का मौसम आने वाला है। आपको तो जैसे कोई बात सुनाई नहीं देता है। अब सुनाई देता है मेरे को। ज्यादा दिमाग खराब मत कर। चल जा, कुछ खाने को दे। बेटा मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हितेश और गोविंद के दोस्तों में मैं भी था। लेकिन तेरे बाप ने तेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी हमेशा कहती थी कि गोविंद एक दिन उसे बर्बाद कर देगा। अरे वो तो उस बेचारी की जमानत तक देने नहीं गया। कहाँ गया, आप बता सकते हो? शास्त्री नगर में रहता है, खोली नंबर 35 में। तुम हितेश हो? तू कौन है बे? तू मुझसे ये पूछ रहा है? मैं संजय हूँ, कमला देवी का बेटा, और बदकिस्मती से तुम्हारा भी। कौन कमला देवी? कौन? तुझे किसने कहा बाहर आने को? चल अंदर, चल। और सुन, तू चाहे किसी का बेटा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी माँ एक बदचलन औरत थी, मेरी पीठ के पीछे मेरे दोस्त के साथ चक्कर चला रही थी। जब ये बात सबके सामने खुली ना, तो उसने मेरे दोस्त को मार दिया। डायन थी वो, डायन। और तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। पता नहीं तेरी माँ के कितनों साथ चक्कर थे, कितनों साथ सोई है वो। साले अपने बाप को मारता है? तू मेरा बाप नहीं है। संजय, हमें परसों की तारीख मिली है, और उस दिन मुझे वो हर इंसान चाहिए जो उस रात मौजूद था, हितेश भी। लेकिन सर, हितेश उस रात वहां नहीं था। यही तो, क्यों नहीं था? हाँ, पर मुझे नहीं लगता वो आएगा। एक तो मैंने ऑलरेडी उस पर हाथ उठा दिया। और तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ पुलिस वाले भेज दूंगा, उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है? कंट्रोल। कमला जी, आपको अतीत की उस राह पर दोबारा चलना है, इस राह के बारे में शायद आप भूल चुकी हैं। आज से 20 साल पहले मेरे पापा ने आपका केस फाइट किया था, लेकिन वो आपको इंसाफ नहीं दिलवा पाए थे। नहीं नहीं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। पर
क्या करे, भाग्य का लिखा है। कमला जी, भाग्य शायद वही खेल दोबारा खेल रहे हैं। इस केस को बहुत समय बीत चुका है और जो बात पिछली बार साबित नहीं हो पाई थी वो शायद इस बार साबित हो जाए कि गोविंद का कत्ल आपने ही किया था और उसकी सजा भुगत चुकी है। पता नहीं क्यों वकील साहब, पर एक उम्मीद सी जाग रही है और आज मेरा बेटा भी मेरे साथ है, इसलिए अभी आजाद महसूस कर रही हूं। ठीक है, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर कोर्ट में कल आपकी जबान लड़खड़ाई तो बची कुची सारी जिंदगी आपको इसी जेल में बितानी पड़ेगी। जज साहब, आज से 20 साल पहले कमला जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ था। आज से 20 साल पहले कमला जी पर यह इल्जाम था कि उन्होंने गोविंद नाम के एक आदमी का कत्ल किया। जज साहब, आपकी परमिशन से मैं कुछ गवाह पेश करना चाहूंगा जो उस जगह मौजूद थे। इजाजत है। संतोष जी, बताइए उस रात आखिर हुआ क्या था? जज साहब, उस रात हम सब अपने अपने घर के बाहर सोए हुए थे। विमल जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने दरवाजा काफी देर तक खटखटाया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो क्या आप में से किसी ने भी कमला देवी को घर से बाहर आते देखा? नहीं साहब, उसके बाद हम सो गए थे। उसके आगे क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। उसके बाद गुस्से से आग में जलती हुई कमला देवी अपने घर से एक तेज धार का चाकू लेके बाहर गई और गोविंद, जो कि नशे की हालत में था, वो उसे जान से मार दी। योर ऑनर, गोविंद के हाथ में कमला देवी का मंगलसूत्र था और लाश के पास इनकी फाइल भी मिली थी। पर वो पायल मेरी नहीं थी। तो फिर उसका दूसरा हिस्सा आपके पैर में कैसे मिला कमला देवी? आप आज से 20 साल पहले भी झूठ बोली थी और आज भी झूठ बोली हो आप। उस रात गोविंद जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस आया। उसने मुझसे कहा कि मेरे पति शराब पीकर उसके वहां सो रहे हैं और वो अपना पैसा भूल जाएगा अगर। पड़ोस की सुनीता चाची मेरे घर रात भर रुकी थी। तो फिर कहाँ है सुनीता चाची? साहब, आज से 20 साल पहले सुनीता चाची की गवाही की वजह से कमला देवी बेगुनाह साबित हो सकती थी, लेकिन जिस रात ये हादसा हुआ उसी रात से सुनीता चाची अभी तक गायब हैं। सुनीता चाची का बयान इस केस में बहुत जरूरी है, इसलिए ये अदालत अगली तारीख तक सुनीता चाची को ढूंढ निकालने का हुक्म देती है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सुनीता चाची को ढूंढ निकालूंगा। हाँ, देखना है कि कमला जी को हम कैसे छुड़ा पाएं। देखिए, सुनीता चाची तो गांव छोड़कर चली गई है, लेकिन उनकी बेटी इसी गांव में रहती है, शायद उसे कुछ पता हो। जी, मैं सुनीता चाची की बेटी जमुना से मिलने आया। वो तुझसे नहीं मिलेगी, वो तुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? है? मैंने 20 साल अपनी माँ के बिना गुजारे। तुम भी एक माँ हो जमुना, बता दो तुम्हारी माँ का है, भगवान के लिए बता दो प्लीज। यह केस अब एक बेहद ही संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका था। दलील और जिरह का सिलसिला दोनों ओर से जारी था। कमला 20 साल पुरानी उस दर्दनाक कहानी की परतें खोल रही थी जिसकी वजह से वो जेल में पहुंची थी। इसी दौरान सुनीता चाची इस केस में एक अहम गवाह बनकर उभरी। कमला की बेगुनाही अब सुनीता चाची के बयान पर टिकी थी, लेकिन बीते 20 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। संजय के पिता हितेश ने उसी सुनीता चाची की बेटी से शादी कर ली थी और सुनीता चाची गायब थी। आखिर कहां थी वो और क्यों उन्होंने एक ऐसे शख्स से अपनी बेटी को ब्याहा जिसकी सारी गलत हरकतों से वो वाकिफ थी। उधर अदालत के भीतर कमला 2 दशक पुरानी कहानी से पर्दा उठा रही थी और इधर अदालत के बाहर हैरान कर देने वाली हकीकतों से पर्दा उठ रहा था। भगवान के लिए मुझे बता दो तुम्हारी माँ का है प्लीज। मेरी माँ ने 20 साल जेल में गुजारे। प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे बता दो तुम्हारी माँ का है। प्लीज प्लीज बता दो प्लीज।
संजय, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि यमुना ने हितेश के साथ शादी क्यों की और अभी तक सुनीता चाची गायब क्यों है। एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूं। नमस्कार, सुनीता चाची आप हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं संजय हूँ, कमला का बेटा। कमला याद है? कौन कमला मामला? जाओ तुम यहाँ से। आप अच्छी तरह से जानती है मेरी माँ को। 20 साल पहले आप ही ने उनकी जान बचाई थी और अब आप कह रही है कि आप उन्हें नहीं पहचानती। मैं किसी कमला मामला को नहीं जानती। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। रुकिए, देखिए झूठ मत बोलिए। कमला जी को जेल में भिजवाने के बाद आपने अपनी बेटी की शादी हितेश के साथ करवाई ना, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि आप कमला को नहीं जानती? मेरी बेटी से कोई भी शादी नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी बेटी अपाहिज है। हितेश ने मेरी बेटी से शादी करने की बात कही, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि तुम कमला की गवाही देने कोर्ट में नहीं जाओगी। अपनी बेटी की खातिर मैं नहीं गई। तो अब तो चलेंगी? जज साहब, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा। जज साहब, इस बात से यह बात साबित होती है कि कमला जी बेगुनाह है। इससे पहले कि यह कोर्ट कोई फैसला सुनाए, यह अदालत कमला देवी के पति हितेश को कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म देती है। हितेश, इस कोर्ट को यह बताओ कि आखिर उस रात हुआ क्या था? उस रात मैं फिर से जुए में हार गया। शराब भी मैंने ज्यादा पी ली थी। गोविंद ने मुझसे कहा कि वो पैसों को भूल जाएगा अगर मैं एक रात के लिए कमला को उसे सौंप दूं। मैं नशे में था, मुझे होश नहीं था। अनजाने में मैंने हाँ कह दी। उस रात मैं गोविंद के घर पे सो गया। तो गोविंद मेरे घर चला गया। रात को जब मुझे होश आया तो मैं उठकर गुस्से में अपने घर की तरफ चला। रास्ते में साहब, बारिश ही वजह थी जिसकी वजह से गोविंद की बॉडी पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। मिले तो मंगलसूत्र और पायल। यह अदालत हितेश को गोविंद के कत्ल के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और कमला देवी से माफी मांगती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। कमला को बाइज्जत बरी किया गया। 20 साल बाद वो एक ऐसे कैद से बाहर आई जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। महज 15,000 रुपयों का इंतजाम न कर पाने की वजह से कमला को 20 साल तक जेल की 4 दीवारी में अपनी खुशियों को कैद रखना पड़ा। पर सच और इंसाफ को कैद करना नामुमकिन है। संजय उसी सच का सारथी बनकर आया और उसने अपनी मां के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। हितेश ने जो घिनौनी हरकत की वो माफी के लायक नहीं, लेकिन ऐसे न जाने कितने बेगुनाह अभी भी हमारी जेल में हैं जो जमानत के पैसे जुटा नहीं पाते। कमला खुशकिस्मत थी कि उसे संजय जैसा बेटा मिला, लेकिन क्या देश के विभिन्न जेलों में कैद ऐसे कैदियों की किस्मत में संजय है? ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे देश में निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है।
जिसे गुमराह करने वाले हर शख्स को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, जैसे हितेश को मिली। हितेश को दफा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।